वेलकम दोस्तों ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जो वृहद सिंचाई परियोजना है उनके बारे में। राजस्थान में वृहद सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं ये हम अपन बात कर चुके हैं। वृहद सिंचाई परियोजना वे सभी सिंचाई परियोजनाएं जिनका जो एरिया है, कमांड क्षेत्र सिंचाई का जो एरिया है वो कितना होता है, 10,000 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है तो हम पहली जो हमारी जो बहुउद्देशीय परियोजना है जो लेने वाले हैं वो है हमारी इंदिरा गांधी नहर IGNP। जैसा कि डायग्राम मैंने बना रखा है, आप समझ गए हैं हम किसकी बात करने जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं। आप डायग्राम से पहले इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आप सुने। किस रूप में सुनना है आपको? इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को सुनना है आपको एक मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट के रूप में ही सुनना है। उसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे राजस्थान में भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीनतम सुविकसित नहर प्रणाली डेवलप की गई। सुविकसित नहर प्रणाली जो डेवलप की गई उस सुविकसित नहर प्रणाली का नाम है अपनी जो गंग नहर है वो, ठीक है। गंग नहर 1927 में बनकर तैयार हो गई थी और इसका पूरा श्रेय बीकानेर के राजा गंगा सिंह को जाता है। बीकानेर के राजा गंगा सिंह को इसका पूरा श्रेय जाता है। अब गंगा सिंह ने गंग नहर बनाई तो ऐसे में हमारे बीकानेर के एक और राजा का नाम शार्दुल सिंह को ये लगा कि यार मैं भी क्या करता हूँ, इस गंग नहर की भांति एक ऐसी नहर लेकर आता हूँ जो राजस्थान के मैक्सिमम जो जिले हैं उनको लाभ पहुंचाए। और इसका प्रस्ताव उन्होंने अपने जो इंजीनियर थे कंवर सेन के समक्ष रखा। कंवर सेन ने 1948 तक पूरा जो इंदिरा गांधी नहर है उसका एक प्रारूप तैयार कर लिया और केंद्र सरकार के सामने रखा। जब प्रारूप तैयार हो गया और केंद्र सरकार के सामने रखा गया तो केंद्र सरकार ने इसे तुरंत अप्रूव कर दिया क्योंकि हाँ ये मस्त प्रोजेक्ट है, आप बनाइए। अब क्या केंद्र सरकार ने फिर अब सहयोग लेना पड़े ना। अभी हम भाई 1947 में हम जस्ट आज़ाद ही हुए हैं, बात 1948 की है तो हमें वित्तीय सहयोग लेना होगा तुरंत। तो हमने 1953 में ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं सिंचाई विभाग और नौवहन जो विभाग है, ठीक है, उसने जो हमारा विश्व बैंक है उसको इसको सौंपा, ठीक है। विश्व बैंक ने इसे तुरंत अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है हम इसे निर्मित करेंगे। और 31 मार्च 1958 को जो गोविंद वल्लभ पंत हैं उन्होंने हरिके बैराज के निर्माण कार्य का उद्घाटन कर दिया, ठीक है। यानी 31 मार्च 1958 को कार्य का श्री गणेशवा कार्य प्रारंभ हुआ और हरिके बैराज का निर्माण किया गया। अब हम ये बात करें कि हरिके बैराज है कहाँ, तो हरिके बैराज यहाँ व्यास और सतलज नदियों के संगम पर, ये पंजाब के फिरोजपुर के निकट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एरो लगा के अपन इधर लिख देते हैं, पंजाब के फिरोजपुर के निकट है ये, ठीक है, हरिके। और यहाँ पे 31 मार्च 1958 को हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब ये जो कार्य था, ये संपूर्ण कार्य 2 चरणों में हुआ। संपूर्ण कार्य 2 चरणों में किया गया। पहला जो चरण है, यहां लिखते हैं हम इसकी डिटेल को, पहला जो चरण है, प्रथम चरण, इसको तो बंद करो एक बार। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रथम चरण है वो प्रथम चरण प्रारंभ होना था या हुआ, प्रथम चरण प्रारंभ हुआ हमारी इस हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक 204 किमी लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण के साथ पहले चरण में 2 कार्य किए गए। एक तो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में है, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, ठीक है, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक 204 किमी लंबी फीडर बनाए जाना।
इसके अलावा इसी प्रथम चरण का ही दूसरा जो लक्ष्य था वो ये था कि मसीता वाली हेड से यहाँ पूगल बीकानेर तक नहर निर्माण, मुख्य नहर निर्माण का उद्देश्य रहा। अब मुख्य नहर जो थी उसको राजस्थान नहर कहते थे, राजस्थान नहर। ठीक है, यानी पहले चरण में 2 लक्ष्य रखे गए। पहला तो रखा गया कि राजस्थान फीडर बनाई जाए। राजस्थान फीडर हरी के बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक, हनुमानगढ़ तक होगी। और उसी पहले चरण में ही दूसरा लक्ष्य ये रखा गया कि मसीता वाली हेड से पूगल बीकानेर तक मुख्य नहर निर्मित की जाएगी। ठीक है, अब राजस्थान फीडर जो कि 204 किलोमीटर की कुल लंबाई में है, हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और पंजाब और हरियाणा में ये करीब 169 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान और पंजाब में पंजाब और हरियाणा में इसकी लेंथ 169 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी जो लेंथ है वो 35 किलोमीटर है। ये किसके अकॉर्डिंग है? हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है, और जो अन्य भी टेक्स्ट बुक आती हैं ये उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, कुछ बुक्स हैं जो कृषि विभाग के हम बात कर रहे थे हमारी IGNP पर, और हमने बात कर ली थी कि हमारी जो राजस्थान फीडर है, राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि प्रथम चरण में राजस्थान फीडर के अलावा और क्या निर्मित किया गया। तो दूसरा जो चरण था पहला जो चरण था उसमें दूसरे चरण में, पहले चरण के दूसरे स्टेप में मसीता वाली हेड से लेकर पूगल पड़ता है बीकानेर में, तो मसीता वाली हेड से लेकर पूगल तक करीब 189 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। 189 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण का लक्ष्य रखा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 189 किलोमीटर कहाँ से ये 189 किलोमीटर हमारी इस शाखा यानी मसीता वाली से लेकर इस पूगल तक 189 किलोमीटर की लेंथ रखी गई और पहले चरण में ही इसका निर्माण किया जाना था। अब हम ये बात करते हैं कि पहले चरण का निर्माण कंप्लीट कब हो गया। तो हमारा जो पहला चरण है ये कंप्लीट हो जाता है, पहला चरण 1992 में पूर्ण हो जाता है। 1992 में क्या क्या पूर्ण होता है? 1992 तक पूर्ण हो जाता है हरी के बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर लंबी नहर। ठीक है, 204 किलोमीटर लंबी नहर, ये राजस्थान फीडर के रूप में, फीडर का मतलब भोजन कराने वाली, फीडिंग करता है, भोजन कराने वाली, और ये पूरी तरह से ढकी हुई है, सिर्फ यहाँ पे ये ओपन है। तो राजस्थान फीडर ये ढकी हुई है, 204 किलोमीटर लंबी इसका निर्माण हुआ। और इसी पहले चरण में यहां से लेके यानी कि मसीता वाली से पूगल तक 189 किलोमीटर का निर्माण 1992 तक हो गया, वितरिकाओं को छोड़ के। ठीक है, 1992 तक कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो पहला चरण था जो कि 1992 में कंप्लीट हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ? तो पहले चरण का उद्घाटन हमारी जो शाखा है रावतसर शाखा की वितरिका नौरंगदेसर वितरिका से 11 अक्टूबर 1961 में नौरंगदेसर वितरिका 11 अक्टूबर 1961 में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इस वितरिका में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहुँचते हैं और इस पहले चरण का उद्घाटन कर देते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे बात करते हैं कि पहले चरण में कौन कौन सी नहरें बनी। एक क्वेश्चन आता है कि पहले चरण में कौन सी मुख्य शाखा और मुख्य वितरिकाओं का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें अगर शाखा नहरों की कि मुख्य शाखा, तो पहली जो शाखा बनी वो थी हमारी रावतसर शाखा। इस रावतसर शाखा को आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये नहर है, इस नहर का हम यूं नहर की दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो ये दायां ये बायां, तो बाईं ओर से निकलने वाली जो एकमात्र मुख्य शाखा नहर है, आप देखिए ध्यान से डायग्राम को कि बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र जो मुख्य शाखा नहर है वो कौन है? रावतसर शाखा।
ठीक है। बाकी जो भी शाखा है, मुख्य शाखा, वो सभी के सभी इसके दाईं ओर निकली हुई हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा है, यहां पर है थली प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, यहां पे मरुस्थल का भाग ऊपर उठा हुआ है और ऊपर उठा होने की वजह से डीजल पंप सेट लगाकर पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है, तब जाके बनती है यहां पे लिफ्ट नहर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ओके, तो हम पहले चरण की रावतसर शाखा को हम देख चुके हैं, बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा। उसके बाद गंगानगर एक में सूरतगढ़ एक शाखा, मुख्य शाखा निर्मित की गई और गंगानगर में ही एक मुख्य शाखा अनूपगढ़ निर्मित की गई और बीकानेर के लिए एक पूगल मुख्य शाखा निर्मित की गई। ये कंप्लीट था पहले चरण का और पहले चरण में 1992 तक ये मुख्य शाखाओं सहित काम कंप्लीट कर लिया गया था। अब मुख्य शाखा में जो लिफ्ट नहरें बनी, हम उनकी बात करते हैं। मुख्य शाखा में जो लिफ्ट नहरें बनी, उनमें से पहली कौन सी थी? मुख्य जो चरण था हमारा, यानी कि पहला जो चरण था ये वाला, इस पहले चरण में जो प्रथम लिफ्ट बनी वो कौन थी? या एक सीधा क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, इस तरह से आता है कि आईजीएनपी के अंतर्गत बनने वाली पहली शाखा कौन थी? मुख्य शाखा। तब तो आंसर देना है रावतसर शाखा। फिर आता है आईजीएनपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बनने वाली लिफ्ट नहर कौन सी थी? तब हमें आंसर देना है ये 2 नंबर कौन सी है? कंवरसैन लिफ्ट। भाई ये है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये सेकंड नंबर पर आती है, लेकिन इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाली ये पहली नहर है। करीब 151 किलोमीटर लंबी ये नहर है और इस नहर का उद्देश्य पेयजल उपलब्ध करवाना था। गंगानगर और बीकानेर के करीब 220 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाना था। इस जो लिफ्ट है, इस 2 नंबर लिफ्ट नहर का वर्तमान में नाम तो कंवरसैन है। अब इसके निर्माण को हम थोड़ा देखते हैं कि इसका जो निर्माण है 1968 में शुरू हुआ था इंदिरा गांधी नहर में पेयजल परियोजना के रूप में। 1976 तक इसका काम कंप्लीट हो गया था और 1989 में इसका नाम लूणकरणसर से चेंज करके क्या रख दिया था? कंवरसैन। तो ये कंवरसैन लिफ्ट हो गई और अपनी मुख्य जो लिफ्ट है उसके साथ जो इसकी लेंथ है 151 किलोमीटर, ये सबसे लंबी है। बाकी वितरिकाओं सहित सबसे लंबी हमारी पहली वाली है, जिसको हम कहते हैं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम यहां आ जाते हैं, हमारी जो दूसरी लिफ्ट है जिसको हमने उत्तर से दक्षिण की ओर पहले नजर आती है और वो है हमारी चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम का जो पुराना नाम है, वो चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम है गंधेली सहावा लिफ्ट कहते हैं इसको, चौधरी कुंभाराम को। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चौधरी कुंभाराम है और ये चौधरी कुंभाराम जिन जिलों को आपूर्ति करती है उनमें हनुमानगढ़ है, इनमें बीकानेर है, ठीक है, चूरू है और झुंझुनू है। इनमें झुंझुनू केवल पेयजल से जुड़ा हुआ है, झुंझुनू को सिर्फ पेयजल मिलता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी वितरिका से हमारा जो सीकर है, सीकर भी पेयजल के लिए जुड़ा हुआ है, प्रस्तावित है। सीकर पेयजल प्रस्तावित, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है पेयजल के रूप में। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत कौन से वे जिले हैं जो सिर्फ पेयजल से जुड़े हैं, तो पेयजल में एक तो हो गया झुंझुनू, एक हो गया सीकर, एक हो गया नागौर और एक हो गया बाड़मेर। ये 4 ऐसे जिले हैं। 10 जिले लाभान्वित होते हैं, इनमें से 4 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, नागौर और हमारा बाड़मेर। ये प्राप्त करते हैं क्या? ये प्राप्त करते हैं सिर्फ पेयजल। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति नहीं करते हैं। ओके, हमने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट को देखा, कंवरसैन को देखा। अब हम बात करते हैं पन्नालाल बारूपाल। कंवरसैन का पुराना नाम आपने जान ही लिया है, इसका पुराना नाम है लूणकरणसर लिफ्ट और पन्नालाल बारूपाल का पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट। गजनेर लिफ्ट 3 नंबर गजनेर लिफ्ट है, वो देखो बीकानेर और नागौर को, बीकानेर को पेयजल व सिंचाई और नागौर को केवल पेयजल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद वीर तेजाजी, 4 नंबर वीर तेजाजी जो लिफ्ट है, इसका पुराना नाम था बांगड़सर भैरूदान छालानी।
भैरूदान छालानी, बांगड़सर भैरूदान छालानी, ये वीर तेजाजी है। और वीर तेजाजी लिफ्ट की खास बात ये है कि ये सिर्फ एक ही जिले को पोषित करती है, सिर्फ एक ही जिले को पोषित करती है। ध्यान से आप डायग्राम को देखिए कि ये सिर्फ एक जिले को पोषित करने वाली लिफ्ट है। कौन सी है? वीर तेजाजी लिफ्ट। वीर तेजाजी लिफ्ट इसका नाम है और पुराना नाम था बांगड़सर भैरूदान। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य पांचवी लिफ्ट है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट। डॉक्टर करणी सिंह जो लिफ्ट है, ठीक है, ये करणी सिंह जो लिफ्ट है ये आती है हमारे बीकानेर में और जोधपुर में, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा फिर गुरु जाम्भेश्वर है। गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। और उस गुरु जाम्भेश्वर के बाद है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को हम पोखरण लिफ्ट भी बोलते हैं और गुरु जाम्भेश्वर को फलोदी लिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डॉक्टर करणी सिंह को पुराना नाम कोलायत लिफ्ट भी कहा जाता है। अब गुरु जाम्भेश्वर जो लिफ्ट है, गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के लिए है और जय नारायण व्यास जो लिफ्ट है वो जैसलमेर और जोधपुर के लिए है। अब एक चीज जो बात है, ये हमने लिफ्ट तो सातों देख ली, लेकिन हम दूसरे चरण पर नहीं पहुंचे हैं। दूसरा चरण कहां तक था? दूसरा चरण था सिर्फ इस पूगल शाखा तक, पहला चरण कहां तक था? सिर्फ इस पूगल शाखा तक। दूसरा चरण पूगल शाखा से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक, पूगल शाखा से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक दूसरा चरण। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। मुख्य नहर, ठीक है, मुख्य नहर का निर्माण पूगल से लेके मोहनगढ़ तक, ठीक है। और ये हमारा जो दूसरा जो चरण है, मुख्य नहर की जो खुदाई है वो दिसंबर 1986 तक पूर्ण हुई और 1 जनवरी 1987 यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको हम वीपी सिंह भी कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह अथवा वीपी सिंह मोहनगढ़ तक जल छोड़ के इस दूसरे चरण का उद्घाटन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इस नहर का निर्माण चल रहा था तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और इस वजह से 2 नवंबर 1984, खास बात है ये, 2 नवंबर 1984 में संपूर्ण परियोजना का नाम बदलकर IGNP कर दिया गया, ठीक है। इसको राजस्थान की मरु गंगा भी या राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। तो ये दूसरा चरण 1987 तक पूर्ण हुआ था और वीपी सिंह ने 1 जनवरी 1987 को इस दूसरे चरण में बनने वाली मुख्य नहर पूगल से लेके मोहनगढ़ तक का क्या किया था? उद्घाटन किया था। अब दूसरे चरण में ये जो लिफ्ट बनी उनकी हम पहले कंटिन्यू बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्य शाखा जो बनी उनमें एक तो बनी दातौर शाखा। दातौर शाखा जो बनी वो सिर्फ और सिर्फ बनी बीकानेर के लिए। बीरसलपुर शाखा बनी केवल बीकानेर के लिए। चारण वाला जो शाखा बनी वो बीकानेर और जैसलमेर के लिए। और उसके बाद शहीद बीरबल शाखा और लास्ट में बीकानेर के लिए सागरमल गोप्पा। अब मोहनगढ़ से गदरा रोड बाड़मेर तक, बाड़मेर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक उप शाखा का निर्माण किया गया है, ठीक है, उप शाखा का निर्माण किया गया है मोहनगढ़ से लेके गदरा। और इसके अतिरिक्त इस मोहनगढ़ से ही अन्य लीलवा और दीघा 2 उपशाखा भी निकाली गई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लाभान्वित जिले वो आपको मिल गए हैं। लाभान्वित जिलों की संख्या है 10, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इनमें से जो जिले सिर्फ पेयजल प्राप्त करते हैं उनमें है झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। संपूर्ण जो परियोजना है, इस संपूर्ण परियोजना का नाम 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया, यानी इंदिरा गांधी को समर्पित कर दी गई। अब शॉर्ट में हम इसको रिवाइज करते हैं और काम हमारा खत्म है।
पहली बात, 1948 में कंवर सेन ने रिपोर्ट तैयार करी और भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। भारत सरकार ने रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार कर लिया। 1953 में भारत का सिंचाई विभाग और नौवहन जो विभाग है उन्होंने इसको अप्रूव दिया। विश्व बैंक ने इसको अप्रूव दिया और 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने हरि के बैराज से नहर निर्माण का उद्घाटन किया। ठीक है, फिर नहर निर्माण हुई, पहले राजस्थान फीडर बनाया गया, फिर राजस्थान नहर बनाया गया। पहले चरण में हरि के बैराज से मसीता वाली हेड तक 204 किमी मुख्य राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ और पहले ही चरण के दूसरे पार्ट में मसीता वाली हेड से पूगल तक करीब 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ। राजस्थान फीडर की लंबाई राजस्थान में 35 किलोमीटर, मसीता वाली हेड से पूगल तक 189 किलोमीटर। ठीक है, बनने वाली जो पहली लिफ्ट है वो है लूणकरणसर और पहली शाखा है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा इसके बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र मुख्य शाखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, और वृहद सिंचाई परियोजना आप जानते हैं कि वे सभी सिंचाई परियोजना जिनका जो सिंचाई कैचमेंट एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, उसको हम वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। इस वृहद सिंचाई परियोजना जो कि राजस्थान की गंगा भी कहलाती है, इस सिंचाई परियोजना का प्रेरणा स्रोत बनी थी राजस्थान की ही एक नहर गंग नहर। गंग नहर को कहते हैं राजस्थान की ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम सुविकसित नहर प्रणाली। ओके दोस्तों, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद हम राजस्थान की अन्य जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं, वृहद सिंचाई परियोजना, उनकी हम बात करते हैं। समय की बचत को देखते हुए इनके जो डायग्राम्स हैं वो मैंने पहले बना रखे हैं। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो सिंचाई परियोजना है जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रेरणा स्रोत रही है और जो कि विश्व की प्राचीनतम सुविकसित नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण परंपरागत तरीके से चूना और ईंटों के द्वारा किया गया है, वो सिंचाई परियोजना है हमारी गंग नहर। गंग नहर सिंचाई परियोजना का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह को जाता है। बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह हैं वो एक्चुअल में बीकानेर में नहर लाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो इंजीनियर थे उन्होंने ये कहा कि बीकानेर में मिट्टी में जिप्सम और चूने की प्रधानता है तो आप सेम की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि नहर निर्माण तो सोचा, बट उन्होंने वो नहर कहाँ तक लेकर आए, सिर्फ गंगानगर तक लेकर आए। ठीक है, अब इसके लिए प्रारूप 1920 में शुरू हो गया था। उन्होंने गंगा सिंह ने जो पंजाब तत्कालीन सरकार थी, पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर थे जो पंजाब के, उनसे उन्होंने बात की और 1921 में उन्होंने इस आधारशिला रख दी थी। आधारशिला रखी थी इन्होंने हमारी सतलज नहर जो है, इस सतलज नदी में एक स्थान पड़ता है पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनी वाला। ठीक है, इस हुसैनी वाला से इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1921 में इसका उद्घाटन कर दिया था और 1927 में ये नहर बनकर कंप्लीट हुई थी। इस नहर की जो लंबाई है वो करीब 129 किलोमीटर है, 129 किलोमीटर है, जिसका सर्वाधिक भाग आपको पंजाब में देखने को मिलेगा करीब 112 किलोमीटर तक, और राजस्थान के गंगानगर में ये खक्खा एक स्थान है जहां से ये एंटर करती है। खक्खा से लेके शिवपुर हेड तक, खक्खा से शिवपुर हेड तक 17 किलोमीटर की लंबाई में, खक्खा से शिवपुर तक 17 किलोमीटर की लंबाई में इस नहर का निर्माण किया गया है। शिवपुर गंगानगर में ही है, ध्यान रखना है। तो टोटल जो मुख्य नहर है गंग नहर, इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है और पंजाब में इसकी लंबाई 112 किलोमीटर तक है। ओके, अब इस नहर का उद्घाटन करने के लिए कौन पहुंचे थे? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन यहाँ पे पहुँचते हैं और गंगानगर के शिवपुर हेड तक पानी छोड़कर इस नहर का उद्घाटन करते हैं। गंग नहर की जो वितरिकाएं हैं उन वितरिकाओं की कुल लंबाई है करीब 1280 किलोमीटर और मुख्य जो वितरिकाएं हैं उनमें मैं लिखना भूल गया, इनमें जो मुख्य हैं उनमें करणी जी,
करणी जी, ठीक है, ये मुख्य है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, करणी जी, लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब ये जो नहर है इसका जो जीवन काल है वो क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में इसका पूरी तरह से ही नवीनीकरण कर दिया जाए, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण या यूँ कहें कि इसकी रिपेयरिंग के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये एक परियोजना लाई गई थी 31 मई 2000 में, ठीक है। लेकिन ये नहर क्योंकि अपना जीवन काल पूरा कर चुकी है, नीचे में जो ईंटें लगी हुई हैं वो ईंटें तक गल चुकी हैं, तो मिट्टी में पूरा जो पानी है वो मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो नहर है अभी अपने जीवन काल में समाप्त होने वाली है, इसका पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जाना होगा, ठीक है। इस नहर से सिर्फ गंगानगर को सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की एक ऐसी परियोजना की, राजस्थान की एक ऐसी परियोजना की जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से ही प्रस्तावित है, यानी जिसमें आप सिंचाई तो करेंगे लेकिन केवल और केवल फव्वारा पद्धति के माध्यम से। इस फव्वारा पद्धति जो है वो फव्वारा पद्धति के माध्यम से जहाँ सिंचाई होनी है वो एकमात्र जो परियोजना है वो है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना है। उस नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं राजस्थान के हिस्से की, तो राजस्थान के हिस्से में नर्मदा जल विवाद के अंतर्गत जो कि 1979 में समझौता हुआ, तो उसमें 0.50 मिलियन एकड़ फीट 0.50 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान के हिस्से में आता है नर्मदा विवाद के निपटारे के साथ। ये जल राशि हमारे हिस्से में आई। अब इस जल राशि को राजस्थान को पहुंचाने के लिए सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है, ठीक है, यहाँ पे नर्मदा जिले में स्थान नवगांव, ठीक है, यहाँ पर जो सरदार सरोवर बांध है नेहरू जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी 1980 में। ये विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो सरदार सरोवर बांध से हमारे लिए एक नहर निकाली गई और उस नहर का नाम रखा गया नर्मदा नहर। नर्मदा नहर हमें पानी कितना देना था, 0.50 मिलियन एकड़ फीट। अब ये 458 किलोमीटर लंबी जो नहर है ये राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान में एंटर करती है सिल्लूपुरा हेड से। सिल्लूपुरा हेड पड़ता है हमारे जालोर में, जालोर के सांचौर क्षेत्र में पड़ता है ये सिल्लूपुरा हेड। यहाँ से 18 मार्च 2008 में यहाँ पानी पहुँचा दिया गया था, ठीक है, यहाँ पानी पहुँच गया, ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद 27 मार्च 2008 में यहाँ वसुंधरा राजे पहुँचती हैं। शासन किसका था, वसुंधरा राजे का था। तो वसुंधरा राजे पहुँचती हैं 27 मार्च 2008 और लालपुर सांचौर से इस नहर में जल छोड़कर, यानी हमारे राजस्थान के लिए जल छोड़कर इस पूरी परियोजना का क्या करती हैं, वो उद्घाटन करती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी खास बात ये है कि ये जालोर से आगे बढ़ के हमारे बाड़मेर में धोरीमन्ना पंचायत समिति में एक गांव है, गांव का नाम है गांधव कला, गांव का नाम है गांधव कला। यहाँ पे जल पहुंच जाता है अप्रैल 2008 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि हमें कितने क्षेत्र पर सिंचाई हेतु जल मिलता है। तो इसमें लाभान्वित जो जिले हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि जालोर और बाड़मेर लाभान्वित हैं। इनमें जालोर और बाड़मेर की करीब 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भूमि को सिंचाई हेतु जल मिलता है। साथ ही जालोर के 874 गांव और 3 कस्बों और बाड़मेर के करीब 667 गांवों को पेयजल हेतु जल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई तक जल पहुंचाने के लिए सांचौर, भादरेड़ा और पानोरिया ये 3 लिफ्ट भी इस परियोजना के अंतर्गत बनाई गई हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन ये है कि बताएं राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से ही प्रस्तावित है। तो ये है वो सिंचाई परियोजना, परियोजना का नाम है नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। आप साथ बने रहिए, हम इसी तरह से राजस्थान की अन्य जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको हम पढ़ते रहते हैं। ओके, कंटिन्यू साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राजस्थान की अन्य जो वृहद सिंचाई परियोजना हैं उनके बारे में,
ठीक है, तो सबसे पहले हम दक्षिण से लेते हैं। दक्षिण में हमारी ये जो नदी होती है जो कि उल्टे यू आकार में बहती है, इस नदी को हम कहते हैं माही नदी। अब इस माही नदी पर डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में एक माही साइफन बनाकर एक परियोजना का निर्माण किया गया है। और 1984-85 में हरिदेव जोशी के प्रयासों से इस परियोजना का निर्माण किया गया। और क्योंकि सागवाड़ा क्षेत्र में है तो भीखाबाई सागवाड़ा इस परियोजना का नाम है। और इस परियोजना की खास बात यह है कि यह जो परियोजना है, इस परियोजना से डूंगरपुर और सागवाड़ा जो तहसीलें हैं, इन जो क्षेत्र हैं डूंगरपुर और सागवाड़ा जो क्षेत्र हैं, इन डूंगरपुर और सागवाड़ा क्षेत्र में करीब 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पे इन जनजातीय क्षेत्रों को पेयजल की प्राप्ति भी होती है। परियोजना का नाम है भीखाबाई सागवाड़ा। करीब 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही माही की सहायक नदी है जाखम। जाखम में एक स्थान पड़ता है अनूपपुरा। जाखम नदी पर एक स्थान है अनूपपुरा, और अनूपपुरा जो स्थान है वो स्थान पड़ता है प्रतापगढ़ में। अनूपपुरा पड़ता है प्रतापगढ़ में। अब जहां अनूपपुरा प्रतापगढ़ है, वहां पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो करीब 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध निर्मित किया गया है। जाखम बांध की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से चिनाई से निर्मित है और इस के निर्माण में गुलाबी जो ग्रेनाइट है उसका यूज किया गया है। और इस जाखम बांध पर एक 9 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लघु विद्युत पन इकाई स्थापित है। लघु विद्युत पन इकाई स्थापित है 9 मेगावाट की। और इसके अलावा इस परियोजना से प्रतापगढ़ और उस जनजातीय क्षेत्रों में करीब 23,505 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। परियोजना का नाम जाखम परियोजना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमको कुछ नदियां दिख रही हैं, इनमें ये नदी है आहू और ये नदी है काली सिंध, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आहू और काली सिंध जो हैं ये तो आपको पता ही है गागरोन में आपस में मिलती हैं, लेकिन अब इस काली सिंध नदी पर झालावाड़ में काली सिंध परियोजना निर्मित है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसका विशेष विवरण नहीं मिलता है। ऐसे ही काली सिंध की एक सहायक नदी है परवन, और इस परवन नदी पर झालावाड़ में मनोहर थाना परियोजना का निर्माण किया गया है। जैसे परवन लिफ्ट भी है बट वो एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मनोहर थाना परियोजना है, ये कहाँ है? झालावाड़ में है। नदी कौन सी है? परवन नदी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो ये आगे नदी आपको नजर आ रही है चंबल। ये जो नदी है ये है चंबल। ये चंबल नदी जब करौली में पहुंचती है, करौली में इस पर एक गांव पड़ता है कसेड़ गांव, ठीक है, कौन सा गांव है? कसेड़ गांव। इस कसेड़ गांव में एक परियोजना निर्मित की गई है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना जो कि चंबल नदी पर है। यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ भी है, और इंदिरा लिफ्ट परियोजना को हम डायरेक्टली जोड़ने का प्रयास करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, और वो हमारा वहां पे गलत हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां आप इंदिरा लिफ्ट योजना को जोड़ना है चंबल नदी से, गांव कसेड़ और करौली में, ठीक है। अब काफी महत्वपूर्ण है, एक हम बात करते हैं यहां पे यमुना जल समझौता। 12 मई 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था, और ये यमुना जल समझौता राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मध्य हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत राजस्थान को करीब 1.119
बिलियन क्यूबिक मीटर जल की प्राप्ति हुई। बिलियन क्यूबिक मीटर जल की प्राप्ति हुई। और इस जल का उपयोग करने के लिए जो हमारे हरियाणा में ताजेवाला हेडवर्क है, यहाँ पे हरियाणा में ताजेवाला हेडवर्क है, लिख देता हूं मैं हेडवर्क का नाम, ताजेवाला जो हेडवर्क है, इस ताजेवाला से चूरू और झुंझुनू को, और ओखला हेडवर्क है, ओखला हरियाणा क्षेत्र, वो एनसीआर में आता है, हरियाणा दिल्ली में। तो ओखला हेडवर्क से भरतपुर को सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति होती है। अब एक चीज और बता देता हूं कि ये जो ओखला हेडवर्क से भरतपुर के लिए जो जल आता है, इस जल से केवलादेव घना पक्षी विहार को भी जल की आपूर्ति की जाती है। अब इसमें से कुछ जल का उपयोग तो हो गया, लेकिन जो शेष जल है, उस शेष जल का उपयोग करने के लिए भरतपुर के लिए गुड़गांव नहर निकाली गई है। ये गुड़गांव नहर हरियाणा के गुड़गांव होते हुए आती है, जो ओखला हेडवर्क से ही निकाली गई है। आगरा नहर जो है ना, आगरा के लिए जो नहर जाती है, वहां पे ओखला हेडवर्क है। तो ओखला हेडवर्क से गुड़गांव नहर निकाली गई है, जो हमारे भरतपुर की तहसील है, तहसील का नाम पहाड़ी तहसील के काकनखोरी विलेज, काकनखोरी गांव तक आती है। और ये राजस्थान यानी भरतपुर को करीब 500 क्यूसेक जल उपलब्ध करवाती है, जिससे भरतपुर के करीब 33,959 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक और बात करते हैं। आपको याद होगा, हमने इंदिरा गांधी नहर जब पढ़ा था, और जो हमने कौन सा पढ़ा था, व्यास जल समझौता पड़ा था, इराडी आयोग। और इस इराडी आयोग के अनुसार हमें करीब 86 लाख एकड़ फीट, या हम यूं कह सकते हैं 86 लाख को 8.6 मिलियन एकड़ फीट जल मिला था। उस 8.6 मिलियन एकड़ फीट जल में से 7.59 मिलियन एकड़ फीट, 8.6 मिलियन एकड़ फीट में से 7.59 एकड़ फीट जल का प्रयोग हमने कर लिया आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत। अब जो कुछ जल शेष रहता है, तो उस भाखड़ा नांगल परियोजना से ये 0.47 मिलियन एकड़ फीट, 0.47 मिलियन एकड़ फीट जल का उपयोग करने के लिए हम एक परियोजना लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिद्धमुख नौहर परियोजना। परियोजना का नाम है सिद्धमुख नौहर परियोजना। अब इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था 5 अक्टूबर 1989 में, राजीव गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 5 अक्टूबर 1989 में इसका उद्घाटन हुआ, और ये हनुमानगढ़ के भिरानी गांव से इसका उद्घाटन हुआ था, भिरानी गांव से। ठीक है, और इस संपूर्ण परियोजना का उद्घाटन यानी लोकार्पण कर दिया गया था 12 जुलाई 2002 में इसका लोकार्पण कर दिया, और इस परियोजना का नाम रख दिया गया था राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। परियोजना सिद्धमुख नौहर थी, और ये जो परियोजना थी, ये हमारे जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय है, इसके सहयोग से निर्मित की गई थी। अब होता क्या है कि इस परियोजना के अंतर्गत हमें यहाँ तक सिद्धमुख रतनपुरा तक वितरिका लेकर आनी थी। ठीक है, सिद्धमुख रतनपुरा तक वितरिका लेकर आनी थी, लेकिन फिर हमने यानी कि हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे 1998 में, उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया था। ठीक है, उसके बाद भारत पर आर्थिक जो प्रतिबंध है वो लाद दिए गए थे। तो आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना को बीच में एक बार रोक देना पड़ा था, और उसके बाद फिर 1999 में सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका के लिए हमारा जो नाबार्ड है, नाबार्ड के सहयोग से इस योजना को कंप्लीट किया गया। और इस सिद्धमुख रतनपुरा से राजस्थान को करीब 18,350 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई हेतु जल मिलता है। अब इस परियोजना से लाभान्वित कौन है? तो इस परियोजना से लाभान्वित हैं हनुमानगढ़ की तो नौहर और भादरा तहसील, और चूरू की राजगढ़ तहसील इस परियोजना से लाभान्वित हैं। जो
राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना है उसमें करीब 113 गांव लाभान्वित होते हैं और करीब 1,11,458 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। सिद्धमुख रतनपुरा से करीब 18,350 अतिरिक्त, है ना, 18,350 अतिरिक्त जो हेक्टेयर क्षेत्र है उस पर सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें इस यहाँ पे बनास नदी पर जो परियोजना है, बनास नदी पर एक परियोजना है बीसलपुर परियोजना। बनास नदी पर एक परियोजना है, परियोजना का नाम है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना की खास बात मैं आपको बताऊं कि बीसलपुर परियोजना हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अब बीसलपुर परियोजना में जो लाभान्वित जिले हैं, बीसलपुर परियोजना में जो लाभान्वित जिले हैं उन जिलों में जयपुर, अजमेर और टोंक, जयपुर और अजमेर टोंक ये लाभान्वित जिले हैं बीसलपुर परियोजना से। अब बीसलपुर परियोजना क्या है, तो इस बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत टोंक का एक स्थान है टोडा रायसिंह। इस टोडा रायसिंह टोंक में करीब 39.5 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया है। बांध का नाम है बीसलपुर बांध। टोडा रायसिंह जो क्षेत्र है टोंक का, बांध का नाम है बीसलपुर। अब इस बीसलपुर बांध से जो नहर निकाली गई है, उत्तरी नहर, इस उत्तरी नहर से जयपुर, ठीक है, साथ में अजमेर के अजमेर, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद को पेयजल की आपूर्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस उत्तरी नहर से जयपुर, अजमेर, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद को पेयजल की आपूर्ति होती है। अब ये जो दक्षिणी नहर इससे निकाली गई है, इस दक्षिणी नहर से टोंक को सिर्फ सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र में टोंक सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति करता है। ठीक है, अब इस परियोजना से नागौर को जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नागौर भी अब बीसलपुर बांध का पानी और बनास नदी का पानी पिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत अच्छा छिपा हुआ, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ है। क्वेश्चन का नाम मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि क्या है। क्वेश्चन ये है कि बीसलपुर बांध परियोजना के अंतर्गत, बीसलपुर बांध परियोजना के अंतर्गत टोंक को प्राप्त होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है पेयजल, उसमें एक ऑप्शन आता है सिंचाई, उसमें एक ऑप्शन आता है ए व बी दोनों, और एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई भी नहीं। तो टोंक को सिर्फ याद रखना आपको कि टोंक को सिर्फ सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। करीब 256 गांव हैं, उस 256 गांव में 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र में जल की प्राप्ति होती है। टोंक सिर्फ सिंचाई हेतु जल प्राप्त करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर टोंक पेयजल किससे लेता है, तो बनास नदी पर ही सवाई माधोपुर में एक और बांध है, बांध का नाम है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध, इस ईसरदा बांध से टोंक को और जयपुर को तो पेयजल मिलता है, टोंक और जयपुर को तो पेयजल मिलता है, जबकि सवाई माधोपुर को करीब 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र, 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने परियोजनाएं पढ़ी हैं, ये राजस्थान की जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, सभी की सभी महत्वपूर्ण वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारा जो अगला लेसन होगा, इस लेसन में हम बात करेंगे राजस्थान की मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना के बारे में। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।